बच्चों, तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 14 सम्मिति इसकी प्रश्नावली 14.1 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर खींचकर उनमें से प्रत्येक की सम्मित रेखाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों की सम्मित रेखाएं हमने खींचनी है। बच्चों, हम रैखिक सम्मिति के बारे में जानते हैं। सम्मित रेखा खींचने के लिए बच्चों हमने एक रेखा ऐसी खींचनी है, उस रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाएं, अर्थात परस्पर दोनों भाग एक दूसरे से मिल जाएं। ऐसी रेखा हमने यहाँ पर ज्ञात करनी होंगी। यहाँ पर बच्चों आकृतियों में छेद किया गया है, तो हमने यहाँ पर आकृति को दो बराबर भागों में इस तरह से मोड़ना है कि मोड़ के निशान के अनुदिश दोनों छेद एक दूसरे को ढक लें, दोनों छेद एक दूसरे से मिल जाएं, तो वह मोड़ का जो निशान होगा यह इस आकृति की सम्मित रेखा होगी। तो बच्चों, जैसे हम भाग ए की आकृति को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा, इसके बीचों बीच एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। इस ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश अगर हम एक भाग को मोड़ते हैं तो यह दूसरे भाग पर जाके मिल जाता है और जो छेद है वो दूसरे भाग पर जाके एक समान रूप से मिल जाता है। तो यह दोनों छेद आपस में मेल खाएंगे अगर हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा इसके बीचों बीच खींचते हैं। यह जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी यह इस आकृति की सम्मित रेखा होगी। इसी तरह से बच्चों आकृति बी को हम देख रहे हैं कि ये दो छेद दिए गए हैं। इस आकृति में क्षैतिज रेखा अगर हम खींचते हैं इसके बीचों बीच, वह रेखा सम्मित रेखा नहीं होगी। जैसे कि हमने इस रेखा को यहाँ पर खींच लिया है और जब हम इस रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ेंगे तो यह दोनों छेद आपस में नहीं मिलेंगे। इसी तरह से अगर एक हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ते हैं, तब भी यह दोनों छेद आपस में नहीं मिलेंगे। अब अगर हम एक विकर्ण रेखा खींचते हैं, यह विकर्ण रेखा होगी और इस विकर्ण रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ने पर यह छेद इस छेद से पूरी तरह मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि यह जो विकर्ण रेखा होगी, इस आकृति का, इस वर्ग का जो विकर्ण होगा, यह इसकी सम्मित रेखा होगी। तो भाग बी की आकृति के लिए विकर्ण इस आकृति का सम्मित रेखा होगी। भाग सी की आकृति में अगर हम एक क्षैतिज रेखा बीचों बीच इस आकृति के खींचते हैं तो यह इसकी सम्मित रेखा होगी, क्योंकि इस आकृति के लिए इस रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ने पर यह दोनों छेद एक दूसरे से मेल खा जाएंगे। आकृति का आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूरी तरह ढक लेगा। भाग डी करते हैं। भाग डी में अगर हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, जैसे कि हम इस आकृति में देख रहे हैं, एक क्षैतिज रेखा इसके बीचों बीच हमने खींच ली है। इस क्षैतिज रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ने पर ये जो दिए गए छेद हैं, यह छेद इस छेद को पूरी तरह ढक लेता है और दूसरा यह छेद इस छेद को पूरी तरह ढक लेता है। तो हम इस क्षैतिज रेखा को जो इसके बीचों बीच खींची गई है, इस आकृति के लिए सम्मित रेखा कहेंगे। बच्चों, यहाँ पर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा, इसके बीचों बीच जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी यह सम्मित रेखा नहीं होगी। जैसे कि हम इस आकृति में देख रहे हैं, इस ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ने पर अब छेद मेल नहीं खाते हैं। ये छेदों का जो जोड़ा है एक दूसरे को पूरी तरह नहीं ढकता है, तो यह ऊर्ध्वाधर रेखा इस आकृति की सम्मित रेखा नहीं होगी। केवल यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा ही इसकी सम्मित रेखा होगी। बच्चों, भाग
ई की आकृति में हम देख रहे हैं कि ये 4 छेद दिए गए हैं। अब इस आकृति को बीचों बीच इस ऊर्ध्वाधर रेखा से अगर हम मोड़ें तो यह छेद एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। ये वाला छेद इस छेद को पूरी तरह से ढक लेता है और यह छेद इस छेद को पूरी तरह से ढक लेता है इस आकृति को। इसके बीचों बीच जो यह ऊर्ध्वाधर रेखा है इसके अनुदिश मोड़ने पर। तो बच्चों यह ऊर्ध्वाधर रेखा इस आकृति के लिए सममित रेखा होगी। इसी तरह से बच्चों इस आकृति के लिए हम एक क्षैतिज रेखा इसके बीचों बीच खींच सकते हैं और यह जो क्षैतिज रेखा हम देख रहे हैं इस क्षैतिज रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ने पर यह छेद एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। यह छेद इस छेद को ढक लेता है, यह छेद इस छेद को ढक लेता है। तो यह क्षैतिज रेखा इस आकृति की सममित रेखा होगी। अब बच्चों अगर हम विकर्ण से जाती हुई रेखाएं खींचें, यह विकर्ण से जाती हुई जो रेखा होगी यह इस आकृति के लिए सममित रेखा होगी और दूसरी विकर्ण रेखा यह रेखा होगी जैसा कि हम इस आकृति में देख रहे हैं। यह रेखा भी सममित रेखा होगी इस आकृति के लिए, क्योंकि विकर्ण से जाती हुई इन दोनों सममित रेखाओं के अनुदिश अगर हम इस आकृति को बारी बारी से मोड़ते हैं तो दोनों आधे भाग एक दूसरे को ढक लेते हैं और दिए गए छेद यानी यह छेद इस छेद को ढक लेता है और यह छेद इस छेद को पूरी तरह ढक लेता है। तो यह दोनों विकर्ण से जाती हुई रेखाएं, यह भी दोनों रेखाएं इस आकृति के लिए सममित रेखाएं होंगी। तो इस तरह से इस आकृति में कुल सममित रेखाएं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक क्षैतिज रेखा, 2 विकर्ण से जाती हुई रेखाएं, कुल रेखाएं 4 सममित रेखाएं होंगी। बच्चों भाग F की आकृति में केवल एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा जो इसके बीचों बीच जाती हुई हम इस रेखा को देख रहे हैं, यह इसकी सममित रेखा होगी, क्योंकि इस ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ने पर आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूरी तरह से ढक लेता है और छेद भी एक दूसरे से मिल जाते हैं। भाग G की आकृति में केवल एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसी होगी जो कि इस आकृति के लिए सममित रेखा होगी। यह ऊर्ध्वाधर रेखा इस त्रिभुज के लिए इसके शीर्ष से सामने की भुजा को बराबर 2 हिस्सों में बांटेगी। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा इस आकृति के लिए इसकी सममित रेखा होगी। बच्चों भाग H की आकृति में एक क्षैतिज रेखा जो इसके बीचों बीच होके जाएगी इस आकृति के, यह रेखा इसकी सममित रेखा होगी, क्योंकि इस क्षैतिज रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ने पर दोनों आधे भाग एक दूसरे से पूरी तरह मिल जाएंगे और यह छेद इस छेद से पूरी तरह मिल जाएगा। भाग I की आकृति में एक ऊर्ध्वाधर रेखा, यह जिसको कि हम देख रहे हैं इस आकृति में, यह रेखा इसकी सममित रेखा होगी, क्योंकि इस आकृति को इस ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश मोड़ने पर दोनों आधे भाग एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे। भाग J की आकृति में ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी जैसा कि हम इस आकृति में देख रहे हैं, यह इसकी सममित रेखा होगी, क्योंकि इस ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ने पर यह छेद इस छेद से पूरी तरह मेल खाएगा। तो यह ऊर्ध्वाधर रेखा इस आकृति की सममित रेखा होगी। इस आकृति में एक हम इसके बीचों बीच क्षैतिज रेखा भी खींच सकते हैं जो कि इसकी सममित रेखा होगी। इस क्षैतिज रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ने पर दोनों आधे भाग पूरी तरह मिल जाएंगे, पूरी तरह एक दूसरे को ढक लेंगे। भाग K की आकृति में यह क्षैतिज रेखा जो कि इसके बीचों बीच से होके जा रही है, यह इसकी सममित रेखा होगी और ऊर्ध्वाधर रेखा जो कि इसके बीचों बीच होके जा रही है, यह ऊर्ध्वाधर रेखा इसकी सममित रेखा होगी। 2 और रेखाएं जैसा कि हम इस आकृति में देख रहे हैं, यह रेखा और एक और यह रेखा इसकी सममित रेखा होंगी। तो इन खींची गई रेखाओं के अनुदिश इस आकृति को मोड़ने पर
आकृति के दोनों भाग एक दूसरे से पूरी तरह मिल जाएंगे, पूरी तरह एक दूसरे को ढक लेंगे और दोनों छेद एक दूसरे से, यह छेद इस छेद से मेल खाएगा और यह छेद इस छेद से मेल खाएगा। भाग L की आकृति में यह ऊर्ध्वाधर रेखा, जैसा कि हम इस आकृति में देख रहे हैं, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हमने खींच लिया है। यह ऊर्ध्वाधर रेखा इस आकृति के लिए सममित रेखा होगी। प्रश्न 2, नीचे सममित रेखाएं दी हुई हैं, अन्य छेद ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो रेखाएं दी गई हैं यह सममित रेखाएं आकृति के लिए दी गई हैं। जैसे कि भाग A की आकृति में यह दी गई रेखा सममित रेखा है, विकर्ण से जाती हुई रेखा या विकर्ण, यह सममित रेखा है। अब हमें अन्य छेद ज्ञात करना है। इस आकृति को मोड़ने पर इस रेखा के अनुदिश, दी गई रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ने पर यह दिया गया छेद दूसरे भाग पर जहां भी जाके मिलेगा उस छेद को हमने ज्ञात करना है। ऐसा छेद हमने खींचना है जो कि आकृति को इस रेखा के अनुदिश मोड़ने पर दोनों छेद आपस में एक दूसरे से मेल कर जाएं, एक दूसरे को पूरी तरह ढक लें। जैसे भाग A की आकृति में यह छेद की स्थिति यहाँ पर होगी। बच्चों, भाग B की आकृति में बीचों बीच एक क्षैतिज रेखा दी गई है। इस क्षैतिज रेखा के अनुदिश अगर हम इस आकृति को मोड़ें तो इस छेद की स्थिति दूसरे भाग पर यहाँ पर होगी। बच्चों, भाग C में अगर इस आकृति को हम यह दी गई रेखा के अनुदिश मोड़ें, इस दिए गए छेद की स्थिति यहाँ पर होगी। भाग D की आकृति में दी गई रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ने पर इस छेद की स्थिति यहाँ पर होगी। भाग E की आकृति में आकृति को इस दी गई रेखा के अनुदिश मोड़ने पर इस छेद की स्थिति दूसरे भाग पर यहाँ पर होगी और इस छेद की स्थिति दूसरे भाग पर यहाँ पर होगी। प्रश्न 3, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई हैं। बच्चों, इन आकृतियों में जो बिंदुकित रेखाएं दी गई हैं यह दर्पण रेखाएं हैं और दर्पण रेखा को हम सममित रेखा भी कहते हैं। बिंदुकित दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। बच्चों, अगर हम दर्पण रेखा पर दर्पण रखते हैं तो उस दर्पण में दिए गए भाग का प्रतिबिंब दूसरी तरफ दर्पण में बनेगा। उस प्रतिबिंब को हमने पूरा करना है, उस प्रतिबिंब को हमने बनाना है। क्या आपको पूरी दी गई आकृति का नाम याद है? आकृति को पूरा करने के बाद हमने उस आकृति का नाम बताना है। तो बच्चों, भाग A की आकृति में अगर हम इस बिंदुकित रेखा पर एक दर्पण रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दाएं तरफ बनेगा और यह प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। इस रेखा के लिए प्रतिबिंब यह रेखा होगी और इस रेखा के लिए प्रतिबिंब रेखा ये रेखा होगी और इस रेखा के लिए प्रतिबिंब रेखा यह रेखा होगी। तो बच्चों, इस तरह से हमने पूरी आकृति को प्राप्त कर लिया है। बच्चों, हमने आकृति को पूरा करने के लिए यह जो रेखा है इसकी लंबाई के बराबर इस रेखा को हम खींचेंगे इसके सामने दाईं तरफ और इस रेखा की लंबाई के बराबर इस रेखा को हम खींचेंगे इस रेखा की लंबाई के बराबर इसके सामने दाईं तरफ इस रेखा को हम खींचेंगे। तो इस तरह से पूरी आकृति हमें प्राप्त हो जाएगी। भाग B की आकृति को पूरा करते हैं। प्रतिबिंब रेखा पर दर्पण रखने से परावर्तन होगा और परावर्तन होने से इस आकृति का परावर्तन होगा, दाएं तरफ इसका प्रतिबिंब बनेगा और यह प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। इस रेखा के लिए इस रेखा की लंबाई के बराबर इसके सामने यह रेखा बनेगी। इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। अब हम इस बिंदु से इस बिंदु को अगर मिलाते हैं तो हमें ये रेखा मिल जाती है जो कि इस रेखा का प्रतिबिंब होगी। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस आकृति को भी पूरा कर लिया है। भाग C करते हैं। बच्चों, भाग C की आकृति के लिए
इस बिंदु का प्रतिबिंब दाएं तरफ इतनी ही दूरी पर इस रेखा के सामने, यह जो दूरी है इतनी ही दूरी पर बनेगा। इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, जैसा कि हम इस आकृति में देख रहे हैं। अब हमने इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है। तो इस रेखा का प्रतिबिंब यह रेखा होगी और इस रेखा का प्रतिबिंब यह रेखा होगी। बच्चों, भाग डी की आकृति में बाएं तरफ अर्धवृत्त बना हुआ है, तो दाएं तरफ प्रतिबिंब के रूप में भी हमें अर्धवृत्त ही मिलेगा। तो इस अर्धवृत्त को हम पूरा कर लेते हैं। बच्चों, भाग ई की आकृति को पूरा करने के लिए इस बिंदु का प्रतिबिंब हमें देखना होगा कहाँ बनेगा। इस बिंदु का प्रतिबिंब ठीक सामने इतनी ही दूरी पर, यह जो दूरी होगी इतनी ही दूरी पर बनेगा। अब हमने इस बिंदु से इस बिंदु को मिला लेना है और इस बिंदु से हमने, और बच्चों इस बिंदु का प्रतिबिंब ठीक इसके सामने इतनी ही दूरी पर यहाँ पर बनेगा। हमने इस दूरी को यहाँ पर इतना ही दूरी लेना है और इस बिंदु से हमने इस बिंदु को मिला देना है। तो इस तरह से इस रेखा का प्रतिबिंब यह रेखा होगी, इस रेखा का प्रतिबिंब यह रेखा होगी और इस रेखा का प्रतिबिंब यह रेखा होगी। तो बाएं तरफ की रेखाओं का प्रतिबिंब हमने दाएं तरफ बना लिया है। तो इस तरह से बाएं तरफ की आकृति का प्रतिबिंब दाएं तरफ बनेगा और उस प्रतिबिंब को हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है। भाग एफ की आकृति को पूरा करते हैं। बच्चों, इस रेखा का प्रतिबिंब दाएं तरफ बनेगा और इस रेखा का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने इस बिंदु का प्रतिबिंब दाएं तरफ लेना होगा, जो कि ये होगा। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर इस बिंदु का प्रतिबिंब दाएं तरफ इतनी ही दूरी पर, यह जो दूरी है जैसा कि हम इस यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, इतनी ही दूरी पर हमने यह बिंदु ले लेना है। इस बिंदु का प्रतिबिंब यह बिंदु होगा और नीचे इस बिंदु का प्रतिबिंब यह बिंदु होगा। इस बिंदु का प्रतिबिंब यह होगा। अब हमने इस बिंदु से इस बिंदु को मिला लेना है। बिंदुओं से बिंदुओं को मिला लेते हैं। तो बच्चों, इस तरह से इस रेखा का प्रतिबिंब यह रेखा होगी, इस रेखा का प्रतिबिंब यह रेखा होगी, इस रेखा का प्रतिबिंब यह रेखा होगी, इस रेखा का प्रतिबिंब यह रेखा होगी और इस रेखा का प्रतिबिंब यह रेखा होगी। तो इस तरह से हमने आकृति को पूरा कर लिया है। अब हमें पूरी की गई आकृतियों के नाम बताने हैं। बच्चों, भाग ए की आकृति एक वर्ग होगी, भाग बी की आकृति एक त्रिभुज होगी, भाग सी की आकृति एक समचतुर्भुज होगी, भाग डी की आकृति एक वृत्त होगा, भाग ई की आकृति हम देख रहे हैं कि एक पंचभुज है, भाग एफ की आकृति हम देख रहे हैं कि एक अष्टभुज है। भाग ए की आकृति में हम चार भुजाएं देख रहे हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, यह वर्ग होगा। भाग बी की आकृति में तीन भुजाओं वाला बहुभुज देख रहे हैं, तीन भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज होता है। भाग सी की आकृति में चार भुजाओं वाला बहुभुज है, यह समचतुर्भुज होगा। भाग डी की आकृति वृत्त होगी। भाग ई की आकृति में हम पांच भुजाएं देख रहे हैं, पांच भुजाओं वाला बहुभुज पंचभुज होता है। भाग एफ की आकृति में हम आठ भुजाएं देख रहे हैं, आठ भुजाओं वाला बहुभुज अष्टभुज होता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखाएं हैं। ऐसी आकृतियों के लिए यह कहा जाता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं हैं। बच्चों, जैसे कि हम आकृति ए में देख रहे हैं, इस आकृति की दो सममित रेखाएं हैं। इस आकृति की एक रेखा क्षैतिज रेखा है जो इसके बीचों बीच से होकर जाती है, एक रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा है, यह रेखा भी इसके बीचों बीच से होकर जाती है। यह दोनों रेखाएं इसकी सममित रेखाएं हैं। यह आकृति एक आयत है। दूसरी आकृति को हम देख रहे हैं, यह वर्गाकार आकृति है, वर्ग है। इसमें कुल 4 सममित रेखाएं हैं। 2 रेखाएं इस आकृति के विकर्ण से होकर जाती हुई रेखाएं हैं। एक रेखा क्षैतिज रेखा है, इसके बीच से होकर जाती हुई, और
एक रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा है इस आकृति के बीच से जाती हुई। तो कुल मिला के 4 सममित रेखाएं हैं इस आकृति के लिए, भाग बी की आकृति के लिए। भाग सी की आकृति में कुल 3 सममित रेखाएं हैं। प्रश्न में आगे कहा गया है, निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाएं यदि हो तो की पहचान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर एक या एक से अधिक सममित रेखाएं को हमने पहचान करना है और उनको खींचना है। यदि सममित रेखा नहीं है तो उसकी भी हमने पहचान करनी है। जैसे भाग ए की आकृति को अगर हम देखें बच्चों, इस आकृति में कुल सममित रेखाएं 3 सममित रेखाएं होंगी और यह तीनों सममित रेखाएं त्रिभुज के शीर्ष से और उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाएंगी। हम कह सकते हैं कि यह तीनों सममित रेखाएं इस त्रिभुज की माध्यिकाएं होंगी। इन सममित रेखाओं को हम बच्चों खींच लेते हैं। तो इन सममित रेखाओं को हमने खींच लिया है और इन तीनों सममित रेखाओं के अनुदिश अगर हम किसी भी सममित रेखा को ले लें, उस सममित रेखा के अनुदिश हम इस आकृति को मोड़ें तो हम पाएंगे कि आकृति के दोनों भाग एक दूसरे से पूरी तरह मिल जाएंगे, पूरी तरह एक दूसरे को ढक लेंगे। भाग बी की आकृति में बच्चों 2 सममित रेखाएं होंगी। एक क्षैतिज रेखा होगी जो कि इस आकृति के बीच से होकर जाएगी और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी। यह रेखा इस आकृति के बीच से होकर जाएगी। तो इन रेखाओं को हमने बच्चों खींच लिया है। हम देख रहे हैं कि अगर हम क्षैतिज रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, इस रेखा के अनुदिश अगर हम इस आकृति को मोड़ें तो मोड़ने से जो 2 भाग होंगे, दोनों भाग एक दूसरे पर जाके मिलेंगे, एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेंगे। तो यह दोनों रेखाएं इस आकृति की सममित रेखाएं होंगी। बच्चों, भाग सी की आकृति में एक हम त्रिभुज देख रहे हैं। इस त्रिभुज की माध्यिका से जाती हुई रेखाएं हम खींच लेते हैं। तो बच्चों, माध्यिका से जाती हुई रेखाओं को हमने खींच लिया है। बच्चों, इनमें से किसी एक रेखा के अनुदिश अगर हम आकृति को मोड़ें तो हम पाएंगे कि आकृति के दोनों भाग एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं, पूर्णतया एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो यह तीनों रेखाएं इस आकृति के लिए, भाग सी की आकृति के लिए सममित रेखाएं होंगी। बच्चों, भाग डी की आकृति में 2 सममित रेखाएं होंगी और यह दोनों सममित रेखाएं इस वर्ग के विकर्ण से जाती हुई रेखाएं होंगी। इन दोनों रेखाओं को हम खींच लेते हैं और बच्चों, यह दोनों सममित रेखाएं, इनमें से किसी एक सममित रेखा के अनुदिश अगर हम इस आकृति को मोड़ें तो हम पाएंगे कि आकृति के दोनों भाग एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं। बच्चों, यह जो वर्ग के अंदर आकृति बनी हुई है, यह आकृति एक भाग की आकृति दूसरे भाग की आकृति से पूर्णतया मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों विकर्ण से जाती हुई रेखाएं इस आकृति के लिए सममित रेखाएं होंगी। बच्चों, भाग ई की आकृति में कुल सममित रेखाएं 4 सममित रेखाएं होंगी। एक रेखा तो क्षैतिज रेखा होगी जो कि इस आकृति के बीच से होकर जाएगी। एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, यह रेखा भी इस आकृति के बीच में से होकर जाएगी। 2 सममित रेखाएं और होंगी, यह दोनों सममित रेखाएं इस वर्ग के विकर्ण से होकर जाती हुई रेखाएं होंगी। बच्चों, इन रेखाओं को हम खींच लेते हैं। बच्चों, इन रेखाओं को हमने खींच लिया है। अब अगर हम यह जो 4 सममित रेखाएं हैं, इनमें से किसी एक रेखा के अनुदिश इन आकृतियों को मोड़ें तो हम पाते हैं कि इस वर्ग के अंदर की जो आकृति है, यह आकृति के दोनों भाग एक दूसरे से पूर्णतया मिल जाएंगे, पूर्णतया एक दूसरे को ढक लेंगे। तो इस आकृति के लिए कुल मिलाकर 4 सममित रेखाएं होंगी। बच्चों, भाग एफ की आकृति में केवल एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, इस आकृति के बीच में से होकर जाएगी। यह ऊर्ध्वाधर रेखा इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांटेगी और अगर इस ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश हम इस आकृति को मोड़ें तो आकृति के दोनों भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे, पूर्णतः एक दूसरे से मिल जाएंगे।
बच्चों भाग जी की आकृति में कुल सममित रेखाएं 4 सममित रेखाएं होंगी। एक रेखा क्षैतिज रेखा होगी, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। यह क्षैतिज रेखा इस आकृति के बीच से होकर जाएगी। एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी जो कि इस आकृति के बीच में से होकर जाएगी, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। यह ऊर्ध्वाधर रेखा और यह क्षैतिज रेखा दोनों इसकी सममित रेखाएं होंगी। 2 रेखाएं और सममित रेखाएं होंगी जो कि इस वर्ग के विकर्ण से होकर जाएंगी। बच्चों इन सभी सममित रेखाओं को हमने खींच लिया है। यह 4 सममित रेखाएं हमने खींच ली हैं। अगर हम इन चारों सममित रेखाओं में से किसी भी एक रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ें तो दोनों बराबर भाग एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेंगे। एक दूसरे से पूर्णतया आकृति के दोनों भाग पूर्णतया मिल जाएंगे। तो भाग जी की आकृति के लिए कुल सममित रेखाएं 4 सममित रेखाएं होंगी। एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और 2 विकर्ण से जाती हुई रेखाएं। बच्चों भाग एच की आकृति में अनेक सममित रेखाएं होंगी। इनको हम खींच लेते हैं। एक सममित रेखा क्षैतिज रेखा होगी जो इस आकृति के बीच से होकर जाएगी। इस रेखा को बच्चों जैसे कि हमने यहाँ पर देख रहे हैं खींच लिया है। एक रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा होगी जो कि इस आकृति के बीच से होकर जाएगी। इसको भी हमने खींच लिया है। अब कुछ और सममित रेखाएं होंगी जो कि तिरछी रेखाएं होंगी। सममित रेखा तिरछी रेखा यह होगी जिसको कि हमने इसको खींच लिया है। बच्चों इस बिंदु का इसके सामने विपरीत बिंदु यह होगा। इसी तरह से हम दूसरे बिंदुओं को मिला लेते हैं, आमने सामने के बिंदुओं को। बच्चों एक बिंदु यह होगा और इसके सामने का बिंदु यह होगा। इसको हम मिला लेते हैं। यह तिरछी रेखा इस आकृति के लिए सममित रेखा होगी। अब बच्चों कुछ और बिंदुओं की पहचान कर लेते हैं। आमने सामने के बिंदु, उनसे जाती हुई हम रेखा खींच लेते हैं। बच्चों एक बिंदु यह और इसके सामने का बिंदु यह होगा। इस बिंदु से बिंदु को मिला लेते हैं तो एक तिरछी रेखा हमें और मिल जाती है। यह सममित रेखा होगी। इस बिंदु से सामने का बिंदु यह होगा। इन बिंदुओं से जाती हुई रेखा खींच लेते हैं। एक सममित रेखा इस तरह से हमें यह मिल जाती है। बच्चों इस तरह से कुल सममित रेखाएं 6 सममित रेखाएं होंगी। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, कुल मिला के 6 सममित रेखाएं होंगी। प्रश्न 5, यहाँ दी हुई आकृति की प्रतिलिपि बनाइए। किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए तथा कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए कि यह आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं? क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगी? बच्चों प्रश्न में दिया गया है यहाँ दी हुई आकृति की प्रतिलिपि बनाइए। तो ये आकृति यहाँ पर दी गई है, इसकी प्रतिलिपि हमने बनानी है। बच्चों आपको प्रतिलिपि बनाना है। हम इस आकृति, इस चित्र का ही प्रयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। आपने इसकी प्रतिलिपि बनानी है। प्रश्न में आगे दिया गया है किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए। बच्चों हम एक विकर्ण यहाँ पर खींच लेते हैं और उसको सममित रेखा मान लेते हैं। बच्चों हमने विकर्ण से जाती हुई रेखा खींच ली है और इस रेखा को हम सममित रेखा मान लेते हैं। कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए कि यह आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। तो बच्चों हमने इस आकृति को इस विकर्ण के अनुदिश सममित बनाना है। इसका मतलब यह हुआ कि हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर इस आकृति को इस विकर्ण रेखा के अनुदिश मोड़ें तो आकृति के आधे आधे भाग दोनों एक दूसरे से मेल कर जाने चाहिए। यानी कि आकृति जो भी बाएं तरफ है वो दाएं तरफ पूरी तरह बननी चाहिए और जो दाएं तरफ की आकृति है वो बाएं तरफ पूरी तरह बननी चाहिए। दोनों आकृतियां एक जैसी, दोनों भाग की आकृतियां एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेनी चाहिए। ऐसा हमने यहाँ पर कल्पना करनी है, या इसको इस तरीके से सोचना है कि अगर हम दर्पण को इस सममित रेखा पर रख दें तो दर्पण के बाईं ओर का प्रतिबिंब दाईं ओर
ऐसा ही बनना चाहिए और दर्पण के दाईं ओर का प्रतिबिंब बाईं ओर ऐसा ही बनना चाहिए। हमें इस आकृति को दिए गए विकर्ण के अनुदिश सममित करना है। तो पहले हम इस विकर्ण के अनुदिश इस आकृति को सममित कर लेते हैं। बच्चों, इस वर्ग को हम मान लेते हैं कि यह ए है। इस आकृति को मोड़ने पर यह वर्ग इस वर्ग को पूरी तरह ढक लेगा। इसको हम छायांकित कर लेते हैं। बच्चों, इस वर्ग का नाम ए हम रख देते हैं क्योंकि इस ए वर्ग के लिए यह ए वर्ग होगा जो कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे। अब हम दूसरा वर्ग ले लेते हैं। इस वर्ग को बी मान लेते हैं। इस आकृति को इस सममित रेखा के अनुदिश मोड़ने पर यह बी वर्ग बच्चों इस वर्ग को पूरी तरह ढक लेगा। इसको हम छायांकित कर लेते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये हमने छायांकित कर लिया है। अब बच्चों, इस वर्ग का नाम सी रख देते हैं। इस आकृति को सममित रेखा के अनुदिश मोड़ने पर यह वर्ग इस वर्ग को ढक लेगा जिसको कि छायांकित किया जा रहा है। तो बच्चों, यह सी वर्ग यहाँ पर आएगा। बच्चों, यह डी वर्ग इस आकृति को इस रेखा के अनुदिश मोड़ने पर इस वर्ग को ढक लेगा। इसको हम छायांकित कर लेते हैं। बच्चों, इसको हमने छायांकित कर लिया है। बच्चों, इस आकृति को इस विकर्ण के अनुदिश मोड़ने पर अब यह आकृति के दोनों भाग एक दूसरे पर पूरी तरह मेल खाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित है। बच्चों, हम यहाँ पर दूसरी विकर्ण रेखा भी खींच सकते हैं। बच्चों, दूसरी विकर्ण रेखा को हम खींच लेते हैं। ये हमने दूसरी विकर्ण रेखा को खींच लिया है। बच्चों, अब यह आकृति इस विकर्ण रेखा के भी अनुदिश होगी। बच्चों, हम इन वर्ग का नाम रख देते हैं। इस वर्ग को हम ए कहेंगे, इसको बी, सी और इस वर्ग को डी मान लेते हैं। अब इस विकर्ण रेखा के अनुदिश मोड़ने पर यह आकृति के वर्ग ए इस वर्ग से मेल खाएगा। आकृति को विकर्ण रेखा के अनुदिश मोड़ने पर इसका नाम हम ए रख देते हैं। यह वर्ग बी इस वर्ग से मेल खाएगा। इसका नाम हमने बी रख दिया है। वर्ग डी इस वर्ग से मेल खाएगा। इसका नाम हमने डी रख दिया है। वर्ग सी इस वर्ग से मेल खाएगा। इसका नाम हमने सी रख दिया है। बच्चों, प्रश्न में आगे कहा गया है कि क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं? हाँ बच्चों, ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं। बच्चों, पहली विधि में तो हम एक क्षैतिज रेखा ले लेते हैं जो इस आकृति के बीच से होकर जाती है। इस क्षैतिज रेखा को हमने बच्चों इस चित्र में दिखा दिया है। अब अगर हम इस क्षैतिज रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ें तो यह वर्ग ए इस वर्ग से मिलेगा। तो इस वर्ग का नाम ए रख देते हैं। और यह वर्ग बी इस वर्ग से मिलेगा। इसका नाम हम बी रख देते हैं। अब यह वर्ग सी इस वर्ग से मेल खाएगा। इसका नाम हम सी रख देते हैं। यह वर्ग डी इस वर्ग से मेल खाएगा। इसका नाम हम डी रख देते हैं। तो बच्चों, हमें उसी तरह की आकृति मिलेगी जैसा कि हमने किसी एक विकर्ण के अनुदिश इस आकृति को मोड़ने पर हमें आकृति प्राप्त हुई थी, सममित आकृति प्राप्त हुई थी। दूसरी विधि में हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा ले सकते हैं। इस आकृति के बीच से जाती हुई इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हमने बच्चों खींच लिया है। अब अगर इस आकृति को इस ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश मोड़ें बच्चों, यह वर्ग ए इस वर्ग से मेल खाएगा। इसका नाम हम ए रख देते हैं। यह वर्ग बी इस वर्ग से मेल खाएगा। इसका नाम हम बी रख देते हैं। यह वर्ग सी इस वर्ग से मेल खाएगा। इसका नाम हम सी रख देते हैं। यह वर्ग डी इस वर्ग से मेल खाएगा। इसका नाम हम डी रख देते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं कि यह आकृति इस क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश सममित हो जाए। तो ऐसी दो विधियां और होंगी। अब यह आकृति बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इस आकृति को किसी एक विकर्ण रेखा के अनुदिश या क्षैतिज रेखा अथवा ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश हम मोड़ें तो हम पाएंगे
कि आकृति के सभी वर्ग एक भाग के वर्ग दूसरे भाग के छायांकित वर्ग पर मेल खाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि अब यह आकृति सममित होगी इन रेखाओं के अनुदिश। तो यह सभी रेखाएं जो बिंदुकित रेखाएं खींची गई हैं, यह सममित रेखाएं होंगी। बच्चों, प्रश्न में कहा गया है क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगी। तो हमने ऐसा करके देख लिया है कि यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगी। यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश भी सममित होगी और यह आकृति क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, जो कि इस आकृति को दो बराबर भागों में बांटेंगी, इन दोनों रेखाओं के अनुदिश भी सममित होगी। अब बच्चों, हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए तथा प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा या रेखाओं के अनुदिश हो। बच्चों, भाग ए करते हैं। भाग ए में इस दर्पण रेखा के बाईं ओर आकृति दी गई है। हमें इस आकृति को इस तरह से पूरा करना है कि यह दर्पण रेखा इस आकृति के लिए सममित रेखा हो जाए। बच्चों, इस बिंदुकित रेखा पर दर्पण रखने से इसका प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब दूसरी तरफ दाएं तरफ इस तरह से बनेगा। यह बच्चों जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, आप इसको देख रहे हैं, इस ऊर्ध्वाधर रेखा का प्रतिबिंब क्षैतिज रेखा बनेगी। अब बच्चों, इस ऊर्ध्वाधर रेखा के बाद जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह तिरछी रेखा है। इस तिरछी रेखा का प्रतिबिंब ठीक इसके सामने इस तरह से बनेगा। यह भी तिरछी रेखा होगी और इस तिरछी रेखा की लंबाई हम, यह जो वर्ग है, 4 वर्ग यहाँ पर आप देख रहे हो, इसके विकर्ण के बराबर होगी। तो इसको हमने यहाँ पर खींच लिया है। अब इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं कि यह तिरछी रेखा है। इस तिरछी रेखा का प्रतिबिंब भी तिरछी रेखा ही बनेगी और यह 4 वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो यह तिरछी रेखा इस तरह से बनेगी, यह प्रतिबिंब रेखा होगी। इसको हमने बना लिया है। अब इसके आगे बच्चों हम बिंदुकित रेखा के बाईं तरफ देख रहे हैं कि यह ऊर्ध्वाधर रेखा है नीचे जाती हुई। इस ऊर्ध्वाधर रेखा का नीचे जाती हुई रेखा का प्रतिबिंब बच्चों एक क्षैतिज रेखा यहाँ पर बनेगी, इसकी लंबाई के बराबर, 2 वर्गों की लंबाई के बराबर। इसको हमने खींच लिया है जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। इसके बाद बच्चों यह तिरछी रेखा है 4 वर्गों के विकर्ण के बराबर। इसका प्रतिबिंब भी तिरछी रेखा ही बनेगी। 4 वर्गों के विकर्णों के बराबर इस प्रतिबिंब को हम बना लेते हैं। इस रेखा का प्रतिबिंब हमने बना लिया है। बच्चों, इसके बाद फिर से एक तिरछी रेखा हम देख रहे हैं 4 वर्गों के विकर्ण के बराबर। इस तिरछी रेखा का जो प्रतिबिंब होगा यह भी तिरछा बनेगा 4 वर्गों के विकर्ण के बराबर। इसको हम बना लेते हैं। बच्चों, इसको हमने बना लिया है। इस तरह से हमने बच्चों इस आकृति को पूरा कर लिया है। यह आकृति अब सममित होगी इस बिंदुकित रेखा के अनुदिश, या हम कह सकते हैं कि दर्पण रेखा के अनुदिश यह आकृति अब सममित होगी। अब हम भाग बी को करते हैं। भाग बी में बच्चों पहले हम इस ऊर्ध्वाधर रेखा को ले लेते हैं। इस ऊर्ध्वाधर रेखा के दाहिने ओर इस आकृति को दिया गया है। दर्पण को इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर रखने से परावर्तन के कारण इस आकृति का प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों, यह प्रतिबिंब बाईं ओर इस तरह से बनेगा। बच्चों, इस रेखा क्षैतिज रेखा के लिए प्रतिबिंब यह रेखा होगी। इसके बाद यह ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसके लिए प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। इसके बाद क्षैतिज रेखा के लिए प्रतिबिंब क्षैतिज रेखा बनेगी इतनी ही लंबाई के बराबर। इसके बाद नीचे जाती हुई ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो बाएं ओर इस ऊर्ध्वाधर रेखा के नीचे जाती हुई यह प्रतिबिंब रेखा बनेगी। इसके बाद क्षैतिज रेखा है, तो इस क्षैतिज रेखा के लिए क्षैतिज रेखा बनेगी। इस प्रतिबिंब रेखा को हमने बना लिया है। इसके बाद यह ऊर्ध्वाधर रेखा है नीचे जाती हुई, तो ऊर्ध्वाधर रेखा यह प्रतिबिंब रेखा नीचे जाती हुई बनेगी। इसको हमने बना लिया है। अब बच्चों, इस आकृति को हमने जो क्षैतिज रेखा है बिंदुकित रेखा, इसके नीचे के
और हमने बनाना है, इस आकृति को पूरा करना है ताकि यह पूरी आकृति सममित हो जाए। ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश और क्षैतिज रेखा के अनुदिश। तो इस आकृति को हम बच्चों पूरा कर लेते हैं। इस आकृति को हम क्षैतिज रेखा के नीचे हम बना लेते हैं। तो इस ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए ऊर्ध्वाधर रेखा नीचे के ओर बनेगी, इस क्षैतिज रेखा के। इसके बाद क्षैतिज रेखा बनेगी, इसके बाद ऊर्ध्वाधर रेखा, इसके बाद क्षैतिज रेखा और इसके बाद ऊर्ध्वाधर रेखा, इसके बाद क्षैतिज रेखा। इसके बाद इस ऊर्ध्वाधर रेखा के बाएं ओर क्षैतिज रेखा, ऊपर जाती हुई ऊर्ध्वाधर रेखा, इसके बाद क्षैतिज रेखा, इसके बाद ऊर्ध्वाधर रेखा, इसके बाद क्षैतिज रेखा और इसके बाद ऊर्ध्वाधर रेखा। तो बच्चों इस आकृति को हमने पूरा कर लिया है और हम यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम जो ऊर्ध्वाधर रेखा बिंदुकित रेखा है इस आकृति को मोड़ें तो आकृति के दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। और इसी तरह से अगर हम क्षैतिज रेखा के अनुदिश आकृति को मोड़ें तो दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से मेल खाते हैं या पूरी तरह से ढक लेते हैं। तो अब यह आकृति क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश सममित होगी। तो यह ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं सममित रेखाएं होंगी। बच्चों भाग सी करते हैं। भाग सी में इस ऊर्ध्वाधर रेखा के बाएं ओर आकृति को दिया गया है। अब इस आकृति को हमने सममित बनाना है। इन बिंदुकित रेखाएं दर्पण रेखाओं के अनुदिश। बच्चों इस आकृति को ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश मोड़ने पर हमें दाहिने ओर यह आकृति प्राप्त होगी ताकि यह ऊर्ध्वाधर रेखा सममित रेखा बन जाए। अब इस आकृति को क्षैतिज रेखा के अनुदिश मोड़ने पर हमें यह आकृति प्राप्त होगी ताकि यह क्षैतिज रेखा सममित रेखा हो जाए। बच्चों अब हमने आकार को पूरा कर लिया है। बच्चों इस आकृति को हमने पूरा कर लिया है ताकि अगर दर्पण इन बिंदुकित रेखाओं पर रखा जाए तो हमें जो प्रतिबिंब मिलेंगे दर्पण में यह प्रतिबिंब मिलेंगे। बच्चों भाग डी की आकृति को पूरा करते हैं। यहाँ पर दर्पण रेखा तिरछी रेखा दी गई है। बच्चों दर्पण में हम बिंदुओं का प्रतिबिंब खींच लेते हैं। बच्चों इस बिंदु का प्रतिबिंब यही बिंदु होगा और इस बिंदु का प्रतिबिंब बच्चों यह बिंदु होगा। बच्चों अब यह क्योंकि यह बिंदु इस दर्पण रेखा पर स्थित है तो इस बिंदु का प्रतिबिंब यही होगा और बच्चों इस बिंदु का प्रतिबिंब यह बिंदु होगा। आगे इस बिंदु का प्रतिबिंब यह बिंदु होगा। बच्चों इस बिंदु का प्रतिबिंब यह बिंदु होगा। अब बच्चों हम बिंदु से बिंदु को मिला लेते हैं तो हमें प्रतिबिंब रेखाएं मिल जाती हैं। इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो हमें प्रतिबिंब रेखा मिल जाती है। इसके लिए हम बच्चों इस बिंदु से इस बिंदु को और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला लेते हैं तो हमें इस रेखा के लिए प्रतिबिंब रेखा मिल जाती है। इस बिंदु से इस बिंदु को मिला लेते हैं तो बच्चों हमें इस रेखा के लिए प्रतिबिंब रेखा मिल जाती है। और बच्चों इस तिरछी रेखा को प्राप्त कर लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर यह जो तिरछी रेखा होगी बच्चों इस तिरछी रेखा का प्रतिबिंब होगी। तो इस तरह से हमने आकृति को पूरा कर लिया है। दर्पण रेखा पर दर्पण को रखने से हमें दर्पण रेखा के बाईं ओर की आकृति का प्रतिबिंब दाईं ओर हमें मिल जाएगा। तो इस प्रतिबिंब को हमने इस आकृति के प्रतिबिंब को हमने पूरा कर लिया है। तो हमने दिए गए आकार को पूरा कर लिया है ताकि यह दर्पण रेखा सममित रेखा हो जाए। प्रश्न 7, निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्या बताइए। भाग ए, एक समबाहु त्रिभुज। बच्चों हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि हमने एक समबाहु त्रिभुज को बना लिया है। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। इस समबाहु त्रिभुज की सममित रेखाएं कुल रेखाएं 3 रेखाएं होंगी जो कि इसके शीर्ष और इसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाएंगी। तो यह शीर्ष ले लेते हैं
इस शीर्ष और इसके सामने के मध्य बिंदु से होकर जाती हुई रेखा सममित रेखा होगी। इसी तरह से इस शीर्ष के लिए सामने की भुजा का मध्य बिंदु यह होगा, इससे जाती हुई रेखा शीर्ष और मध्य बिंदु से जाती हुई रेखा सममित रेखा होगी। इसी तरह से तीसरा शीर्ष और इसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु से जाती हुई रेखा सममित रेखा होगी। तो कुल मिलाकर 3 सममित रेखाएं होंगी इस समबाहु त्रिभुज के लिए। तो भाग ए का उत्तर 3 होगा, इसकी 3 सममित रेखाएं होंगी। भाग बी करते हैं। इसमें दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज। बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि हम यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं, हमने समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया है। इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। यह भुजाएं हम ए बी और ए सी मान लेते हैं। यह दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब इसके लिए केवल एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी जो कि इसके शीर्ष ए और सामने की भुजा बी सी के मध्य बिंदु से होकर जाएगी। यह ऊर्ध्वाधर रेखा इस समद्विबाहु त्रिभुज के लिए इसकी सममित रेखा होगी। तो कुल मिलाकर समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एक सममित रेखा होगी। भाग सी में एक विषमबाहु त्रिभुज दिया गया है। बच्चों, हम जानते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं कि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ए बी भुजा, पी सी भुजा और ए सी भुजा तीनों बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो बच्चों, इस विषमबाहु त्रिभुज के लिए कोई भी सममित रेखा नहीं होगी जो कि इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांटे और दोनों बराबर भाग उस सममित रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ने पर दोनों बराबर भाग एक दूसरे से मिल जाएं। तो इस विषमबाहु त्रिभुज के लिए सममित रेखाओं की संख्या 0 होगी। बच्चों, भाग डी में एक वर्ग दिया गया है। तो एक वर्ग पहले तो हम बना लेते हैं। हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस वर्ग के बीचों बीच से एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना लेते हैं। बच्चों, अगर हम इस क्षैतिज रेखा के अनुदिश इस आकृति को, इस वर्ग को मोड़ें या इस ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश इस आकृति को मोड़ें तो हम पाएंगे कि दोनों बराबर बराबर आधे भाग एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे। तो यह दोनों रेखाएं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा सममित रेखाएं होंगी। बच्चों, 2 रेखाएं तिरछी रेखाएं होंगी जो कि इनके विकर्ण से होके जाएंगी। यह हम दोनों तिरछी रेखाओं को बना लेते हैं। इनके विकर्ण से होती हुई, इनके विकर्ण से जाती हुई रेखाएं हम बना लेते हैं। बच्चों, इन दोनों में से किसी भी एक रेखा के अनुदिश हम अगर इस आकृति को मोड़ें तो हम पाएंगे कि आकृति के दोनों बराबर भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। तो यह दोनों विकर्ण से जाती हुई रेखाएं भी इस वर्ग की सममित रेखाएं होंगी। तो कुल मिलाकर इस वर्ग की सममित रेखाएं एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और दोनों विकर्ण से जाती हुई रेखाएं, यह कुल मिलाकर 4 सममित रेखाएं इस वर्ग के लिए होंगी। तो भाग डी का उत्तर 4 सममित रेखाएं होगा। भाग ई में एक आयत दिया गया है। बच्चों, हम जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। हमने एक आयत बना लिया है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अब हम इस आयत को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। यह एक क्षैतिज रेखा है, इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, यह इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर हम इस आयत को क्षैतिज रेखा अथवा ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश मोड़ें तो हम पाएंगे कि आयत के दोनों बराबर भाग एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों रेखाएं इस आयत के लिए इसकी सममित रेखाएं होंगी। बच्चों, क्योंकि यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर नहीं है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो इसके विकर्ण से जाती हुई रेखाएं इस आयत के लिए इसकी सममित रेखाएं नहीं होंगी। तो इसके लिए कुल मिलाकर 2 सममित रेखाएं होंगी। तो भाग ई का उत्तर कुल सममित रेखाएं बराबर 2 यह होगा। भाग एफ में एक समचतुर्भुज दिया गया है। बच्चों, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज
एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और इस सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते, तो ऐसे चतुर्भुज को सम चतुर्भुज कहते हैं। बच्चों, विकर्ण से जाती हुई हम रेखाएं खींच लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने विकर्ण से जाती हुई रेखाओं को खींच लिया है, और अगर हम इन विकर्ण से जाती हुई रेखा के अनुदिश अगर इस सम चतुर्भुज को मोड़ें तो हम पाते हैं कि यह सम चतुर्भुज के दोनों बराबर भाग एक दूसरे से पूरी तरह ढक जाते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि इस सम चतुर्भुज के लिए विकर्ण से जाती हुई रेखाएं, यह दोनों रेखाएं इसके लिए सममित रेखाएं होंगी। तो भाग F का उत्तर, कुल सममित रेखाएं 2 रेखाएं होंगी, भाग F का उत्तर 2 होगा। भाग G में एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यह आमने सामने की भुजाएं यहाँ पर बराबर हैं। बच्चों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। बच्चों, ना तो इस समांतर चतुर्भुज के लिए कोई क्षैतिज रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसी होगी जो कि इस समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में इस तरह से बांटे कि क्षैतिज रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश इस समांतर चतुर्भुज को मोड़ने पर इसके दोनों बराबर भाग एक दूसरे से पूर्णतया ढक जाएं। नहीं कोई विकर्ण से जाती हुई रेखाएं ऐसी होंगी जो कि इस समांतर चतुर्भुज को विकर्ण से जाती हुई रेखाओं के अनुदिश मोड़ने पर दोनों भाग एक दूसरे को पूर्णतया ढक लें। तो इस समांतर चतुर्भुज के लिए कुल सममित रेखाओं की संख्या 0 होगी। भाग G का उत्तर 0 होगा। भाग H में एक चतुर्भुज दिया गया है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, हमने एक चतुर्भुज बना लिया है। बच्चों, इसके लिए भी कोई क्षैतिज रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा या कोई विकर्ण रेखा ऐसी होगी जो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटे और उन रेखाओं के अनुदिश इस आकृति को, इस चतुर्भुज को मोड़ें तो एक दूसरे को पूरी तरह दोनों बराबर भाग ढक लें। ऐसी रेखाओं को हम इसमें नहीं पाते। तो हम कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज के लिए सममित रेखाओं की संख्या 0 होगी, तो भाग H का उत्तर 0 होगा। भाग I में एक समषटभुज दिया गया है। हम जानते हैं कि समषटभुज की 6 बराबर भुजाएं होती हैं। तो बच्चों, एक समषटभुज बना लेते हैं जिसकी 6 भुजाएं बराबर हों। बच्चों, हमने समषटभुज बना लिया है, इसकी 6 भुजाएं बराबर हैं। बच्चों, इसके लिए क्षैतिज रेखा हो सकती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने क्षैतिज रेखा को खींच लिया है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा हो सकती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा को हमने खींच लिया है। यह क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा इस समषटभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसी तरह से हम इस समषटभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से जाती हुई, आमने सामने के मध्य बिंदु से जाती हुई रेखाओं को खींच लेते हैं जो कि इस समषटभुज को 2 बराबर भागों में बांटेंगी। जैसे कि हमने मध्य बिंदु यहाँ पर ये 2 ले लिए हैं, इनसे जाती हुई रेखा खींच लेते हैं। यह तिरछी रेखाएं होंगी। इस भुजा के लिए यह मध्य बिंदु और इसके सामने की भुजा के लिए यह मध्य बिंदु, इससे जाती हुई एक तिरछी रेखा खींच लेते हैं। बच्चों, इसी तरह से इस समषटभुज के कुछ कोने बचे हुए हैं, आमने सामने के कोने, इनसे जाती हुई हम रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे एक ये कोना है, इसके सामने का एक ये कोना है, तो इससे जाती हुई रेखा हम खींच लेते हैं। अब एक ये कोना बचा हुआ है, एक ये कोना बचा हुआ है, इससे जाती हुई एक हम तिरछी रेखा खींच लेते हैं। बच्चों, अब हमने सभी तिरछी रेखाओं को, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हमने खींच लिया है। यह सभी बिंदुकित रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं जो कि इस समषटभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती हैं और इस तरह से बांटती हैं कि अगर हम इन बिंदुकित रेखाओं के अनुदिश इस समषटभुज को मोड़ें तो यह दोनों बराबर भाग एक दूसरे से
मेल खाते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। तो यह सभी बिंदुकित रेखाएं इस समषट्भुज के लिए सममित रेखाएं होंगी। कुल मिलाकर यह रेखाएं 6 रेखाएं हैं। तो भाग आई का उत्तर 6 सममित रेखाएं होगा। भाग जे में एक वृत्त दिया गया है। एक वृत्त को हम यहाँ पर खींच लेते हैं। बच्चों, वृत्त को हमने खींच लिया है। इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। बच्चों, इस केंद्र से जाती हुई रेखाएं जो कि इस वृत्त से होकर जाती हैं और इस केंद्र से होकर जाती हैं, ऐसी अनंत रेखाएं यहाँ पर होंगी। यह अनंत रेखाएं इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगी और इन अनंत रेखाओं के अनुदिश अगर हम इस वृत्त के 2 बराबर हिस्सों को मोड़ें तो यह दोनों बराबर हिस्से एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस वृत्त के लिए सममित रेखाओं की संख्या अनंत होगी। भाग जे का उत्तर कुल सममित रेखाओं की संख्या अनंत। अब अगला प्रश्न 8 करेंगे। प्रश्न 8, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तन सममिति दर्पण परावर्तन से संबंधित सम्मिति है? भाग ए, ऊर्ध्वाधर दर्पण। बच्चों, यहाँ पर हमें यह बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश, मतलब अगर हम एक ऊर्ध्वाधर दर्पण रखें तो परावर्तन सम्मिति मिलेगी। दर्पण परावर्तन से संबंधित सम्मिति का मतलब यह है कि उस अक्षर को दर्पण के सामने रखने से उसका परावर्तन के कारण उतनी ही दूरी पर उसी आकार का ऐसा ही प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब उल्टा नहीं बने, ऐसा ही उसी आकार का उतनी ही दूरी पर उस दर्पण से बने। तो ऐसे अक्षरों की हमने पहचान करनी है, उन अक्षरों को हमने बताना है। तो बच्चों, एक ऊर्ध्वाधर दर्पण हम रख लेते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि हमने एक ऊर्ध्वाधर दर्पण को रख लिया है। इसकी चिकनी सतह को हमने अक्षरों के सामने रखना है। ए अक्षर को अगर हम इसके सामने रखेंगे तो इतनी ही दूरी पर यह उतने ही आकार का बनेगा इस दर्पण के सामने। इसी तरह से दूसरा अक्षर एच होगा, तीसरा अक्षर आई होगा, अक्षर एम होगा, अक्षर ओ होगा और अक्षर टी होगा। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि ए, एच, आई, एम, ओ और टी अक्षर ऐसे होंगे कि यह ऊर्ध्वाधर दर्पण के अनुदिश परावर्तन सम्मिति दर्शाएंगे। बच्चों, अब भाग बी करते हैं। भाग बी में एक क्षैतिज दर्पण दिया गया है, तो दर्पण को हम क्षैतिज रख लेते हैं। अब हम ऐसे अक्षर यहाँ पर पहचानेंगे जो कि इस क्षैतिज दर्पण के अनुदिश परावर्तन सम्मिति दर्शाएंगे। तो बच्चों, ऐसे अक्षर, पहला अक्षर तो बी होगा। यह इस दर्पण के परावर्तन गुण के कारण उतनी ही दूरी पर उसी आकार का ऐसा ही बनेगा। दूसरा अक्षर सी होगा, तीसरा अक्षर डी होगा, अक्षर ई होगा, अक्षर एच होगा, अक्षर आई होगा, अक्षर ओ होगा और अक्षर एक्स होगा। यह सभी अक्षर बी, सी, डी, ई, एच, आई, ओ और एक्स क्षैतिज दर्पण के अनुदिश परावर्तन सम्मिति को दर्शाएंगे। बच्चों, भाग सी में पूछा गया है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों। तो बच्चों, हमने ऐसे अक्षर पहचानने हैं जो कि ऊर्ध्वाधर दर्पण से और क्षैतिज दर्पण दोनों के अनुदिश परावर्तन सम्मिति दर्शाएंगे। तो बच्चों, ऐसे अक्षर हम भाग ए और भाग बी के अक्षरों में उभयनिष्ठ अक्षरों को छांट लेते हैं। यह उभयनिष्ठ अक्षर ऐसे होंगे जो कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों के अनुदिश परावर्तन सम्मिति को दर्शाएंगे। बच्चों,
एच अक्षर दोनों भाग ए और भाग बी में है, तो एच अक्षर को लिखेंगे। दूसरा अक्षर आई है जो कि दोनों में उभयनिष्ठ है। तीसरा अक्षर ओ होगा और चौथा अक्षर एक्स होगा। तो अक्षर एच, आई, ओ और एक्स ऐसे होंगे जो कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों के अनुदिश परावर्तन सममिति दर्शाएंगे। प्रश्न 9, ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा न हो। बच्चों, अभी हमने प्रश्न संख्या 7 की थी। इस प्रश्न में हमने बताया था कि इन आकारों की कितनी सममित रेखाएं होंगी। तो बच्चों, हमने इनमें से उन आकारों को छांट लेना है जिनमें सममित रेखाएं शून्य हों। तो ऐसे आकार बच्चों चतुर्भुज है, विषमबाहु त्रिभुज है और समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों, यह 3 उदाहरण चतुर्भुज, विषमबाहु त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज होंगे। इनकी कोई सममित रेखा नहीं होती। प्रश्न 10, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं। भाग ए, एक समद्विबाहु त्रिभुज। बच्चों, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया है, इसकी यह 2 भुजाएं बराबर हैं। बच्चों, सममित रेखा खींचने के लिए हमें इस त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटना होगा। ऐसी रेखा हम खींचेंगे जो इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट दे। तो बच्चों, यह शीर्ष और इसके सामने की भुजा इसके मध्य बिंदु से जाती हुई रेखा होगी। यह रेखा इसके लिए सममित रेखा होगी क्योंकि यह रेखा ऐसी होगी, अगर इस रेखा के अनुदिश इस त्रिभुज को हम मोड़ें तो दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे, पूरी तरह मिल जाएंगे। बच्चों, यहाँ पर केवल यह एक ही रेखा होगी। बच्चों, इस समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष और इसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई इस रेखा को इस समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका कहेंगे। तो बच्चों, इस सममित रेखा का नाम माध्यिका होगा। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखा उसकी माध्यिका या शीर्ष लंब होता है। भाग बी में एक वृत्त दिया गया है। बच्चों, हम जानते हैं कि वृत्त के लिए इसकी सममित रेखाएं अनंत होती हैं जो कि इसके केंद्र से होकर जाती हैं। क्योंकि बच्चों, यह इसके केंद्र से होकर जाती हैं और इस वृत्त के परिधि से होकर जाती हैं, तो इस केंद्र से जाती हुई रेखा को हम इसका व्यास कह सकते हैं। तो एक वृत्त में सममित रेखा वृत्त का व्यास होता है। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।